जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 4 यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को खत्म कर दिया था। आइए समझते हैं क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल या मौलिक कर्तव्य। देखिए, हम लोग का जो भाग संख्या 4 था उसमें भाग संख्या 4 के क में ही फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ दिया गया। आपको हम बता भी चुके हैं कि जहां पर भी आप क देखिएगा समझ जाएगा कि इसको बाद में जोड़ा गया है। यानी कि हम लोग का जो भाग संख्या 4 है यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी इसको बाद में जोड़ा गया है। अब देखिए, जो हम लोग का भाग संख्या 4 था वो 36 से 51 तक था, यानी कि अनुच्छेद 51 पर वो खत्म हो जा रहा था। अब मान लीजिए भाग संख्या 4 का क रहे हैं तो भैया अनुच्छेद भी तो रहेगा उसमें, तो इसमें एक अनुच्छेद आता है वो भी 51 का क, यानी कि हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको मूल या मौलिक कर्तव्य कहते हैं उसको बाद में जोड़ा गया है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी था? नहीं था भैया, बाद में इसको जोड़ा गया है। आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर फंडामेंटल ड्यूटी होता क्या है। तो देखिए, जिस तरह भाग संख्या 4 सरकार का कर्तव्य होता था लागू कराने के लिए, उसी तरह हम लोग का जो मूल कर्तव्य है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी या हम नागरिकों पर निर्भर करती है कि हम इसका पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। जिस प्रकार भाग संख्या 4 जो थी वह सरकार की इच्छा पर निर्भर करती थी, उसी प्रकार यह फंडामेंटल ड्यूटी है यह नागरिकों की इच्छा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार भाग संख्या 4 के लिए आप इन्फोर्स नहीं कर सकते सरकार को, उसी प्रकार भाग संख्या 4 के क यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी के लिए हम लोगों को कोई इन्फोर्स नहीं कर सकता है। जिस प्रकार भाग संख्या 4 का उल्लंघन करने पर आप सरकार किसी को कोर्ट में नहीं पहुंचा सकते हैं, उसी प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति है अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानेंगे तो क्या आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं? आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं और न ही उसे सजा दिला सकते हैं। यही होता है फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए, अब सवाल पूछेगा कि फंडामेंटल ड्यूटी सबसे पहले कहाँ लाया गया, तो जापान में। जापान ने इसको सबसे पहले बनाया था। अब बच्चा यहीं फंस जाता है। क्वेश्चन पूछा था एक बार कि भारत का जो भारतीय संविधान है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी को कहाँ से लाया गया, मार दिया सब जापान, गड़बड़ हो गया। अरे भैया क्वेश्चन बढ़िया से सुनिए। कहा था कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको कहाँ से लाया गया, भैया रूस से लाया गया था। यहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जापान बनाया था, लेकिन भारत वाला कहाँ से लाया, तो रूस से लाया था। देखिए, हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटी है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी हमारा मूल संविधान में था? नहीं था रे भैया, इसको बाद में जोड़ा गया यानी कि 4 के क में। अब देखिए, जरूरत के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। अब मान लीजिए कोई भी चीज संविधान में कुछ परिवर्तन करना है या कुछ जोड़ना है तो सरकार क्या करती है, समिति के सिफारिश पर करती है। यानी कि समिति कहती है तो सरकार उसको जोड़ देती है। और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ने के लिए समिति का गठन किया गया। तो कितना समिति? 2 समिति। पहला समिति था सरदार सोड सिंह समिति। क्वेश्चन पूछेगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जोड़ने के लिए यानी कि भारतीय संविधान में उसको जोड़ने के लिए कौन से समिति का गठन किया गया, तो सरदार सोड सिंह समिति का गठन किया गया। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए सरदार सोड सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ दिया गया। अब पता चल रहा था कौन फंडामेंटल ड्यूटी को मान ही नहीं रहा था। कौन होते हैं भैया? सरदार सोड सिंह। हम उनकी बातों को क्यों माने, गड़बड़ हो रहा था। तो सरकार ने कहा कि रे सरदार सोड सिंह ई क्या हो रहा है, गड़बड़ हो गया। फिर सरकार ने एक नया समिति बैठाया, वर्मा समिति, और वर्मा समिति में फंडामेंटल ड्यूटी को लागू कर दिया। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछेगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको किस समिति के द्वारा जोड़ा गया, तो सरदार सोड सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ दिया गया। लेकिन लागू कौन कराया, तो वर्मा समिति के सिफारिश पर इसका लागू किया गया। अब देखिए, सरदार सोड सिंह ने कहे इनके समिति के सिफारिश पर कहा गया, इनका कहना था कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसको दंडनीय बना दिया जाए, यानी कि इसका जो उल्लंघन करेगा उसको सजा दिया जाएगा। तो कहा गया नहीं भैया, आप फंडामेंटल ड्यूटी को दंडनीय मत बनाइए, क्योंकि जो काम प्यार से हो जाएगा उसको आप डरा धमका के नहीं करा सकते हैं। पहले देखिए, जैसे आप समझ सकते हैं कि रेलवे विभाग पहले क्या लिखता था या अन्य कोई भी विभाग लिखता था, यहाँ कचरा आप नहीं फैला सकते। लोगों को लगता था रे चुट्टा ये हमको धमकी दे रहा है, कचरा नहीं फैला हुए, कौन कचरा ले फेंक देता था। लेकिन बाद में रेलवे के समझ में आ गया। अब रेलवे क्या लिखता है, रेलवे आपकी संपत्ति है, यहाँ कचरा न फैला। देखिए कितना होशियार है। रेलवे क्या कर रहा है, हम लोग को फैमिली की तरह बिहेव कर रहा है। भैया हम लोग का फैमिली में कौन कचरा फेंकता है, कोई नहीं फेंकता है। तो सरदार सोड सिंह से कहा गया, सुनिए महाराज, आप कह रहे हैं इसको दंडनीय बनाया जाए, इसको दंडनीय मत बनाइए। तो सरदार सोड सिंह ने कहा ठीक है, लेकिन आप जानते हैं क्या कीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट का है संसद। देखो
जो मूल ड्यूटी है यानी कि हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटी है यह दंडनीय नहीं है, लेकिन संसद हम सुप्रीम कोर्ट तुमको पूरा अधिकार देते हैं कि जब भी तुमको लगेगा कि फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन हो रहा है तो तुम इसको दंडनीय बना सकते हो। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए आप ग्रुप डी का परीक्षा दे रहे हैं तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी दंडनीय है? बिल्कुल नहीं है भैया। लेकिन वही अगर यूपीएससी तथा अन्य मतलब हाई लेवल का परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें पूछेगा कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी दंडनीय है? बिल्कुल दंडनीय है। लेकिन सब फंडामेंटल ड्यूटी दंडनीय नहीं है। देखिए हम लोग का जो मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, यानी कि हम लोग का जो मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। बाद में क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया और 10 गो फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ दिया गया। बाद में फिर से 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और 1 गो फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ दिया गया, यानी कि 10 + 1 11, यानी कि वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या कितनी है? 11। क्वेश्चन पूछेगा कि फंडामेंटल ड्यूटी दंडनीय है तो एकदम है, तो कहेगा कौ गो है? आप कहेंगे 4 गो। आइए समझते हैं उन चारों फंडामेंटल ड्यूटी को जो दंडनीय है। देखिए हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि 11 फंडामेंटल ड्यूटी को याद कीजिए, क्या जरूरत है भैया याद करने को? कौन जरूरत है याद करने के 11 फंडामेंटल ड्यूटी? किसके पास इतना खाली दिमाग है? आप खाली 4 गो को याद कर लीजिए जो दंडनीय है। अब पता चल रहा है कि जा रहे हैं यूपीएससी में एग्जामिनर पूछ रहा है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी दंडनीय है? आप कहेंगे भाग कहाँ दंडनीय है, भगा देगा तुरंत है भैया। तो कहेगा कौ गो दंडनीय है? आप कहेंगे 4 गो। कहेगा तेनी बता दो कौन कौन दंडनीय है। आइए उसको हम समझते हैं, एक एक करके समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटी को। देखिए फर्स्ट में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, यानी कि हम सब नागरिक का कर्तव्य होगा। कौन सा कर्तव्य? कि वह संविधान का पालन करे। यानी कि फर्स्ट में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। यानी कि जो भारतीय संविधान का 22 चैप्टर है ना, आज 22वें चैप्टर में जिन बात कहा गया है उसका पालन करना हम सब का यह कर्तव्य बनना है। देख भैया हम लोगों को यह मतलब थोपा नहीं जा रहा है कि आप भारतीय संविधान को मनबे कीजिए। हम लोग का यह कर्तव्य बताया गया है, यह हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है, यह हम लोग का मूल अधिकार नहीं है कि हम लोग को इन्फोर्स किया जाएगा। यह हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है। मन करेगा तो मानेगा, कोई मन करेगा तो वो नहीं मानेगा। इसके लिए कोई बाध्य नहीं है, बस कह दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और साथ ही साथ उसके आदर्श संस्था। अब ये आदर्श संस्था क्या होती है भैया? तो देखिए संविधान में जिस चीज की चर्चा की गई है, यानी कि जिस बिल्डिंग की चर्चा, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप संसद भवन ले सकते हैं, वही इसकी आदर्श संस्था है। तो कहा गया है तथा उसके आदर्श संस्थाओं की आदर करें। अब मतलब कह दिया गया है कि आप उसके आदर्श संस्थाओं की आदर करें। यानी कि अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि रे भैया ये तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, हम नहीं आदर करेंगे, हम जाके सुप्रीम कोर्ट पे थूकेंगे। नहीं थूक सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। काहे कि फंडामेंटल ड्यूटी है लेकिन मूल अधिकार के जैसा है, बहुत पिटाएगा। तो कहा गया है कि देखिए आदर्श संस्थाओं की आप सम्मान करें, उसका आप मान न करें। अब पता चला है कि फंडामेंटल ड्यूटी है, जाके संसद भवन पर थूक दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। इसमें कहा गया है आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिए और साथ ही साथ राष्ट्रीय गान का भी आदर कीजिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करेंगे, राष्ट्रीय गान का आदर ही नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है। ऐसा पहले था लेकिन अब करना पड़ेगा। एक केस आया था केरल का इमामुअल का, उनका कहना था कि देख भैया हम लोगों का यह फंडामेंटल ड्यूटी है, हम माने चाहे न माने, हम राष्ट्रीय गान नहीं गाएंगे। आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, फंडामेंटल हम लोग का ड्यूटी है ही। तो देख सुप्रीम कोर्ट ने संसद से क्या कहा था कि देख संसद, यदि तुमको लगेगा कि फंडामेंटल ड्यूटी खतरे में है तो तुम इसके लिए दंडनीय बना सकते हो। पहले ये दंडनीय नहीं था, लेकिन जब इमामुअल का केस आया केरल से तब इसको दंडनीय बना दिया गया और कहा गया कि देख भैया इमामुअल कोई दिक्कत नहीं है, आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान मत कीजिए, लेकिन यदि राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा रहा है तो आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। देखिए आप सम्मान कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान आप मत कीजिए। इसी तरह आप राष्ट्रीय गान गाइए या न गाइए, आपके गाने या न गाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि राष्ट्रीय गान चल रहा है तो आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। आप हमारे राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं कर सकते हैं। यदि देखिए मानना गाना है तो गाइए, नहीं गाना है तो मत गाइए, लेकिन अपमान करेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो संसद ने क्या कहा, इसको दंडनीय बना दिया। हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो मूल अधिकार है 11 है,
उस 11 में से 4 जो है वो दंडनीय है। यानी कि पहला आप लोग देख लिए, यानी कि हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटी है पहला वो दंडनीय है, इसका उल्लंघन करने पर आपको सजा हो सकती है। इसी में कहा गया है दूसरा में कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोकर बनाए रखना है तथा उनका पालन करना है। इसका मतलब क्या हुआ? तो कहा गया है कि हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता में भाग लिए थे, उनके द्वारा चले गए रास्ता को आप अपनाइए तथा उनके द्वारा दिए गए नाराओं को अपने हृदय में बसा कर रखिए। आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, मन करे तो उनका नारा को मानिए और मन करे तो मत मानिए। जैसे दिल्ली चलो, हमें भारत चाहिए, जय जवान जय किसान, ये सब नारा था ना भैया। तो कहा गया कि आप इन नाराओं को अपने हृदय में बसा कर रखिए, लेकिन आप इसके लिए बाध्य नहीं है। क्या हम अपने हृदय में इन नारा या इन को बसा कर नहीं रखेंगे तो हमको क्या दंडनीय हो जाएगा? नहीं भैया, सिर्फ इसमें यही दंडनीय है। हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटी 2 है यह दंडनीय नहीं है। तीसरा में कहा गया है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम भारत की एकता की रक्षा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत है, मत करो यार। हम भारत की अखंडता नहीं बनाए रखेंगे, मत बना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन आप मान लीजिए ये हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी एक मतलब का आप कुछ भी मिस यूज कर देंगे। अब नारा लगाएंगे भारत खंड खंड में टूटे, नहीं टूटेगा भैया। अंग्रेज सब 200 साल तक राज किए, तोड़ पाया? हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि बाबर जैसे लोग आए और हमारा संस्कृति को नहीं मिटा पाए। ये भारतीय संस्कृति बहुत मजबूत है। तो कहा गया है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को बनाकर रखिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो सजा नहीं दी जाएगी। और इसमें चौथा में कहा गया है कि देश की रक्षा करना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वो देश की रक्षा करे। अब देश की रक्षा कैसे होगी? तो कहा गया, मान लीजिए कि इंडिया चाइना विवाद हो जाए तो इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वो बॉर्डर पर जाकर लड़ ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे भैया, मान लो तू सब आदमी बॉर्डर पे भेज देगा तो सब आदमी हथियार चलाना थोड़ी नहीं जानता है, वहां पर लाठी डंडा चलेगा नहीं। तो कहा गया कि देखिए, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति बॉर्डर पर जाके ही देश की रक्षा करे, वो अंदर रहकर भी देश की रक्षा कर सकता है। तो कैसे भैया? तो देखिए, मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई गरीब लड़का आ गया, उसको हम फ्री में पढ़ा दिए। जैसे मान लीजिए आप लोग में से कोई डॉक्टर होगा तो भैया जो गरीब होगा उसको फ्री में इलाज कर देगा। यह भी तो एक देश की रक्षा ही है और समाज सेवा भी तो है। लेकिन मान लीजिए हमारा दिमाग बिगड़ गया, हम कह रहे हम नहीं पढ़ाएंगे किसी को, तो क्या इसके लिए हम दंडनीय होंगे? नहीं होंगे। चाहे आप डॉक्टर हैं, आप लोग कह रहे हैं कि इलाज नहीं करेंगे, तो आप दंडनीय होंगे? नहीं होंगे भैया। क्यों? क्योंकि हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है। तो 5 में कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समाज भातृत्व की भावना का निर्माण करना है। यानी कि भारत के प्रत्येक लोग भाईचारा, आपसी में मिलजुल कर रहे हैं, और नहीं मिलजुल करेंगे तो दंडनीय है? नहीं रे भैया। क्यों? क्योंकि हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है। अब देखिए 6 में कहा गया है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उसका परीक्षण करें। यानी कि भारतीय संस्कृति इतनी महान है, इसकी महानता को आप बनाए रखें तथा भारतीय संस्कृति में जिस जिस चीज़ों को कहा गया है उसे आप परीक्षण करें, उसे अपने जीवन में उतारें। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसका आप परीक्षण कर सकते हैं। आइए समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटी 7। देखिए 7 में कहा गया है कि प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करना एवं उनका संवर्धन करना। अब भैया इसका भयंकर मिसयूज लगा। कहा गया कि पर्यावरण की रक्षा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में तो लोगों ने कहा कि रे ये हमने फंडामेंटल ड्यूटी पर्यावरण की रक्षा करना, हम नहीं करेंगे, क्या करेगा कोई? लग रहा था खूब पेड़ काट रहे थे, सब दिक्कत हो गया भैया। सरकार ने देखा कि रे पर्यावरण में तो बहुत भयंकर परिवर्तन आ गया, जनसंख्या बढ़ रहा है, आई छोटा पेड़ काट रहे थे सब, खूब भयंकर पेड़ की कटाई हो रहा था। तो सरकार ने सोचा कि देखिए जनसंख्या का विस्तार हो रहा है और वनों का कटाई चालू है। तो सरकार ने क्या किया, वन संरक्षण अधिनियम को लाया और कहा कि देखो कोई भी हरा भरा पेड़ को नहीं काटेगा तब जब बहुत जरूरत होगा तब। अब आप काटेंगे पेड़ को तो आप लिखित अर्जी दीजिए कि हम किस वजह से पेड़ को काट रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका खाली जमीन है, हरा भरा पेड़ लगा हुआ है, आपको अचानक जरूरत पड़ गया यहाँ पर कुछ मतलब कोचिंग, मान लीजिए कोचिंग सेंटर बनवाने के लिए, तो आप सरकार से जाइए अपने ऑफिस में और वहाँ पर लिखित अर्जी दीजिए कि हम यहाँ पर कोचिंग सेंटर बनवाएंगे। सरकार कहेगा ठीक है काट दो, लेकिन जब आप काटेंगे तो मान लीजिए एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाइए ताकि पर्यावरण पर किसी प्रकार की कोई प्रभाव न पड़े। यानी कि यह हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटी 7 है यह दंडनीय है, पेड़ काटेंगे सजा हो जाएगा।
इसी में 8 में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। यानी कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाई करें, मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, फिजिक्स पढ़े, खूब पढ़े, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। हमको मन कर रहा है कला पढ़ने के लिए, कला पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मन कर रहा है हमको कॉमर्स पढ़ने के लिए, कॉमर्स पढ़िए। यानी कि इस पर किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं डाला जाता है। 9 में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करे और उसका सफाई पर भी ध्यान दे। अब ये सार्वजनिक संपत्ति क्या होगा, देखिए जैसे रेलवे आपका आ जाएगा सार्वजनिक संपत्ति, एयरपोर्ट सार्वजनिक संपत्ति, या किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, इस पर सभी का अधिकार होता है। जैसे सरकारी बस देख लीजिए, यह भी सार्वजनिक संपत्ति है। जैसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जब CAA NRC को लाया गया, भयंकर विरोध हुआ, लोग बसवे जला दिए, लोग सरकार का किया, पकड़ के मुआवजा वसूल लिया। यानी कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब देखिए रेलवे स्टेशन भी सार्वजनिक संपत्ति होता है। जितना अधिकार रेलवे स्टेशन पर एक प्रधानमंत्री का होगा, उतना ही अधिकार एक भिखारी की भी होगा। यानी कि उसमें एकदम समानता दिखाया गया है। कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति आपका है। यानी रेलवे क्या कहता है, यह सार्वजनिक संपत्ति है, यह आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा आप स्वयं करें। यानी कि आपको एक फैमिली की तरह व्यवहार करता है। यानी कि जो हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी 9 है, वह भी दंडनीय है। यदि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में लोगों ने क्या किया, सरकारी बसें को जला दिया, सरकार उसील लिया। यानी कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, बल्कि आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। देखिए 10 में कहा गया है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष बढ़ाने का सतत प्रयास कीजिए। इसमें क्या हो गया, कहा गया है कि आप अपने साथ साथ समाज की भी भलाई करें। यदि आप किसी मुकाम तक पहुंचते हैं या आप विकास करते हैं, तो अपने साथ साथ समाज का भी विकास कीजिए। लेकिन मान लीजिए हमको मन कर रहा है हम अकेले विकास करें, समाज का विकास नहीं करें, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। क्यों? क्योंकि हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है। हम नहीं किसी को ध्यान देंगे, कोई कुछ मेला कर लेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है। इसी में 11 में कहा गया है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। देखिए भैया, ये हम लोग का था फंडामेंटल ड्यूटी। यानी कि 6 से 14 साल का जो बच्चा होगा उसको शिक्षा देना फंडामेंटल ड्यूटी था। अभी लोग के निर्भर करता था कि कोई व्यक्ति है वो अपने बच्चे को फंडामेंटल ड्यूटी के तहत शिक्षा देगा कि नहीं देगा। गड़बड़ हो जाता था, आदमी कहता था हम नहीं देंगे, क्या कर लेंगे आप, काहे कि हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है। इसको ध्यान में रखा गया और सरकार ने कहा कि ये शिक्षा बड़ा जरूरी है। एक फंडामेंटल ड्यूटी में रखेंगे ना, कौन छोटा अपने लड़का को शिक्षा नहीं देगा। क्या किया गया ना, 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। कैटेगरी फर्स्ट में 21 के क में क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया। हम आपको पढ़ा चुके हैं 21 का क क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यानी कि 21 के क में लिखा गया है जिन 6 से 14 साल का बच्चा होगा ना, उसका पढ़ाई लिखाई का ध्यान देना यह सरकार का कर्तव्य है। यानी कि हम लोगों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ना उनका अधिकार है। लेकिन वहीं पर सेकंड में कहा गया 51 के क में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यदि वो पढ़ना चाहता है तो उसको विद्यालय तक पहुंचाना माता पिता का कर्तव्य बनता है। अब मान लीजिए कोई गार्जियन आ गया और कहा कि हम इसको शिक्षा नहीं देंगे, हम इसको विद्यालय नहीं पहुंचाएंगे, तो आप सोचेंगे कि यह फंडामेंटल ड्यूटी है, वो कर सकता है? नहीं कर सकता है भैया, क्योंकि यह फंडामेंटल ड्यूटी होने के साथ साथ फंडामेंटल राइट हम लोग का मूल अधिकार है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यह पूरा अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करें। यदि कोई अभिभावक या कोई माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता है तो बच्चे का पूरा अधिकार है कि वो 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कह सकता है जज साहब हमारा जो है ना ये पिताजी ये हमको शिक्षा नहीं दिला रहे हैं, आप इसके खिलाफ कोनो एक्शन कीजिए, वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। इस प्रकार हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटी था 11 उसको देख लिया। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी दंडनीय है? बिल्कुल है भैया। तो सब है? नहीं रे भैया, सब नहीं है, 4 गो है। कौन कौन? पहला था बता दिए, 7वां, 9वां और 11वां। यानी कि यह 4 जो है वो दंडनीय है। देखिए आप टेंशन मत लीजिएगा, आप 11 फंडामेंटल ड्यूटी को याद मत कीजिए, को याद करना है भैया, 4 गो के जो तनी सा इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी को खत्म कर दिया। आगे हम समझेंगे भाग 5 यानी कि चैप्टर 5। देखिए चैप्टर 5 को पढ़ने से पहले हम आपको एक स्पेशल वीडियो देंगे। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए आपको कोई पुलिस पकड़ती है तो आपके पास 9 अधिकार है, यानी कि 9 तरह से सवाल आप दरोगा से कर सकते हैं। दरोगा काम जाएंगे, सवाल पूछेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसके आगे हम बनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।
साथ यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।